हेलो फ्रेंड्स। आप लोगों को भाई जिनका CBT 2 तैयारी करना चाहते हैं, जिनका नंबर 60 प्लस है, 60 प्लस है, उनको मेरे ओर से हार्दिक शुभकामना है कि आपने अच्छा किया है। आप CBT 2 की तैयारी के लिए आप सक्षम हो सकते हैं, सक्षम हैं। अब देखो, अब हम लोगों को क्या करना है, CBT 2 में मैथ की तैयारी कैसे करें, ये हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब देखो, मैथ की तैयारी में हम लोगों के लिए क्या क्या कौन सा चैप्टर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा चैप्टर पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, किस चैप्टर से ज़्यादा सवाल पूछा है, इस पर ध्यान रखना है। ठीक है भाई। अब देखो, अब हम लोगों को सोचना चाहिए कि मैथ की तैयारी के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है भाई। तो देखो, मैथ के लिए हम लोग के लिए सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट मेरे अनुसार लगता है, हम समझिए कि 1999 2000 1998 से ही पढ़ा रहा हूं, तो हमको 22-23 वर्ष 24 वर्ष का एक्सपीरियंस्ड है। तो एक्सपीरियंस के अनुसार हम विद्यार्थियों के बीच रहे हैं, और चूंकि लगातार हमारे यहाँ जो विद्यार्थी पढ़ा है, सबका मैक्सिमम का रिजल्ट हमारे यहाँ पढ़ने के कारण हुआ है। तो मैं जानता हूं कि कौन सा उसका प्रॉब्लम है, कौन सा पार्ट में उसको प्रॉब्लम होता है, परीक्षा के दौरान उसको क्या दिक्कत होती है, क्या साइकोलॉजिकल उसको प्रेशर बनता है। ये सब बात हम लोग को ध्यान रखना चाहिए। ठीक है। तो जब भी आप मैथ की तैयारी करेंगे CBT 2 के लिए, तो हम लोग को ये फोकस करना है कि जो पिछला बार परीक्षा हुआ था CBT 2 का, उसमें कौन कौन से चैप्टर्स पे ज्यादा फोकस किया गया है। ठीक है। तो हम आपको चैप्टर वाइज एनालिसिस करके बताते हैं कि कौन कौन से चैप्टर पे ज्यादा फोकस किया गया है। देखो भाई, हम जो देखा है, अब देखो सारा चैप्टर्स के बारे में आपको दिया हुआ है। देखिए देखिए, अब देखो मैथमेटिक्स से लगभग आपका जो क्वेश्चन पूछा है 2021 CBT 2 पैटर्न जो होगा 35 होगा, और 35 नंबर का होगा भाई। ठीक है। चलिए, अब देखो भाई, अब देखो हमारा जो चैप्टर वाइज एनालिसिस हमने किया है कि कौन कौन से चैप्टर से ज्यादा सवाल पूछ रहा है। तो देखो भाई, इसमें हमने देख रहा हूं कि प्रॉफिट एंड लॉस। देखिए 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 भाई, देखिए अब हम लोग को फोकस कौन से चैप्टर पे करना है। जैसे टाइम एंड वर्क से 2-3 सवाल पूछा है, पाइप एंड सिस्टम से एक या दो एक सवाल पूछा है, टाइम एंड डिस्टेंस से 2 या 3 सवाल पूछा है, बोट एंड स्ट्रीम से एक सवाल, एक कभी नहीं भी पूछा है, कभी एक सवाल पूछा है। तो हमको ये ध्यान देना है कि भाई देखिए, परसेंटेज से 2 या 3 सवाल पूछ रहा है भाई, प्रॉफिट लॉस से 4 या 5 क्वेश्चन पूछता, 4 या 5 सवाल पूछा है, मिक्सचर या एलिगेशन से एक सवाल, जीरो से कभी नहीं पूछा है, कभी पूछा है। अब देखो भाई, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से 2 से 3 सवाल पूछा है भाई। अब इसी तरह से पार्टनरशिप से एक सवाल पूछा है, जीरो से मैंने एक सवाल रहा भी नहीं भी रह सकता है। अब देखो, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं भाई। अब इसी तरह से देखिएगा कि जो आपका एवरेज है, एक सवाल रहा है, लेकिन एवरेज इंपॉर्टेंट है भाई, एवरेज से सवाल आपके परीक्षा में रहेगा, है ना। अब देखो भाई, SICI पे ज्यादा फोकस किया है, 4 से 5 सवाल पूछा है। नंबर सिस्टम से 7 से 9 क्वेश्चन रहा है। इसी तरह से ज्योमेट्री मेंसुरेशन मिलाकर 2 या 3 सवाल रहा है, यह भी बढ़ सकता है, 3 से 5 भी हो सकता है। अब देखो भाई, अलजेब्रा से 1 या 2 सवाल पूछा है, 0 से 1 है जी। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से एक सवाल पूछा है। ट्रिग्नोमेट्री से 1 या 2 सवाल हर एक सेट में मिलेगा आपको भाई। स्टैटिस्टिक सांख्यिकी से 1 या 2 सवाल रहता है। अब देखो भाई, DIDA से 4 क्वेश्चन रहता है, एक सेट दे देगा, उसी पर 4 सवाल दे देता है। तो DI बहुत आसान सेक्टर है। अब हम लोगों को सोचना है कि हमको मैथ की तैयारी कैसे करना चाहिए। तो देखो भाई, हमारे नजर से 5 चैप्टर है जिस पे आपको ज्यादा फोकस करना चाहिए। ये 5 चैप्टर कौन सा है भाई? देखिए, ये 5 चैप्टर है जिस पे आपको ज्यादा फोकस करना चाहिए। इसमें पहला है जी, 5 या 6 चैप्टर ले लीजिए जिस पे हमको ज्यादा फोकस करना है। एक है आपका नंबर सिस्टम है, नंबर सिस्टम है जी। नंबर सिस्टम पे ज्यादा फोकस करना है, नंबर सिस्टम आपके लिए महत्वपूर्ण चैप्टर है जी। तो महत्वपूर्ण चैप्टर है नंबर सिस्टम, से नंबर सिस्टम पे ज्यादा फोकस करिएगा। अब देखो, नंबर सिस्टम के बाद दूसरा है जी, टाइम एंड वर्क पे भी ध्यान देना है। टाइम एंड वर्क,
टाइम एंड वर्क है जी, टाइम एंड डिस्टेंस है, टाइम एंड डिस्टेंस है। इसके बाद है जी प्रॉफिट एंड लॉस है, प्रॉफिट एंड लॉस है, परसेंटेज है, और CISI है, CI एंड SI। इस चैप्टर पे ज्यादा फोकस करना है, अधिक फोकस करना है भाई, इस पे अधिक फोकस आपको करना चाहिए, ठीक है। अब देखो ये जो आपका चैप्टर्स है इस पे ज्यादा से ज्यादा आपको ध्यान देना है, ज्यादा से ज्यादा सवाल बनाना है, क्योंकि आपको इसी चैप्टर में जो सवाल पूछता है इसी में आपको उलझाएगा भाई, तो इससे बचना है। अब देखो, अब उसके बाद हम लोगों को इस आप पढ़ना तो सब चैप्टर है, लेकिन इस चैप्टर पे थोड़ा ज्यादा ध्यान दीजिएगा। अब जो आपका एडवांस मैथ का सेक्शन है, एडवांस मैथ का सेक्शन है, इसमें आप मेंसुरेशन थोड़ा ध्यान दे देना, मेंसुरेशन प्लस ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री है ना, मेंसुरेशन प्लस ट्रिग्नोमेट्री और अलजेब्रा। उसके बाद स्टैटिस्टिक्स है भाई, स्टैटिस्टिक्स है ना, इस पे ध्यान देना है। स्टैटिस्टिक्स एक दो सवाल आसान रहता है। अब देखो, अब हम लोगों को क्या करना चाहिए, परीक्षा में तैयारी कैसे करें, ये अब हमको सोचें। इतना चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर पे थोड़ा ध्यान रखिएगा, ज्यादा फोकस करिएगा। सब चैप्टर तो पढ़ना है, बनाना है, लेकिन इस चैप्टर का ज्यादा से ज्यादा सवाल बनाइएगा। अब देखो, हमारे परीक्षा में हमारा रणनीति क्या होना चाहिए भाई, देखो परीक्षा में हमारा रणनीति क्या होना चाहिए, क्या सोचना चाहिए। तो परीक्षा में दो चीज ध्यान रखना है कि हम विद्वान नहीं हैं, ये हमेशा ध्यान रखना कि हम विद्वान नहीं हैं। अगर आप विद्वता अपना शो करने लगे, जैसे हम मैथ के ज्यादा जानकार आदमी हैं, हमको लग रहा है मैथ एकदम कमांड है, मैथ ज्यादा होगा, लेकिन संजोग से उसी में मैथ एक वैसा दे दिया जो आपको सोचने के लिए बाध्य कर देगा। अब आप सोचने में 2 मिनट समय बर्बाद कर दिए, तो 2 मिनट बर्बाद जो आपका गया वो सवाल तो नहीं बना या उसमें डाउट रहा। उसके बाद आपको जो अन्य जो 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट लेते वह भी आपका चला जाएगा। तो उस पे ध्यान रखना है कि हम कभी नहीं लगना है कि हमसे बना लेंगे, ये ईगो हटा दीजिएगा। जब भी परीक्षा में जाएं तो एक दिमाग से ईगो दिमाग से हटा देना है कि मैथ हम 25 में 25 बनाएंगे, रीजनिंग 25 में 25 बनाएंगे, चाहे जो हो जाए, ये शब्द नहीं आना चाहिए। हमको क्या करना है कि मैथ के जो सरलतम क्वेश्चंस हैं या जो प्रश्न है या रीजनिंग के किसी के भी, उसको बनाना है जिसमें हम 100% परफेक्ट हैं कि ये आंसर होना है, उसको टच करना है। उसके बाद फिर थोड़ा डाउट वाला लेना है, लेकिन कभी भी उलझना नहीं है, उलझने से बचना है। लेकिन हम देखते हैं कि उलझ जाने से क्या होता है कि जो स्कोर आपका 60-65 होता है, 70 होता है, उलझ जाइएगा तो 4 क्वेश्चन जो आगे बढ़ सकते थे, आपको लगेगा परीक्षा के बाद ये तो जानते थे, छूट गया, समय नहीं था। तो क्यों छूट गया भाई, आप उलझ गए। तो उलझने से बचना है, पहला चीज याद रखिएगा, उलझने से बचना, चाहे किसी भी सब्जेक्ट का रहे। अब देखो भाई, हम एक चीज आपको कहना चाहते हैं, मेरा अपना जो एक्सपीरियंस्ड है कि हम चूंकि आपके बीच 25 साल से विद्यार्थियों के बीच रहा हूं, हमने बहुत सारे विद्यार्थियों को पास आउट करते हुए देखा है, हमारे यहाँ से हमारे यहाँ पढ़ा है, पास किया है, उसका एक्सपीरियंस्ड है हमको। तो हमको लगता है कि भाई तैयारी करने के लिए हम लोगों को कंसेप्ट पे फोकस करना चाहिए और कैलकुलेशन पे ध्यान रखना चाहिए। कंसेप्ट प्लस कैलकुलेशन, दो ही चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है जी। कंसेप्ट आपका अच्छा रहे और कैलकुलेशन अच्छा रहे, कैलकुलेशन अच्छा रहे। अब चूंकि आप CBT 2 का परीक्षा दे रहे हैं भाई, तो आपका तो कंसेप्ट अच्छा है ही, आपको सब कुछ है, बस करना क्या है कि प्रयोग कर देना है ना। तुमको क्या बनना है, अर्जुन बनना है, कर्ण नहीं बनना है, बस ये ध्यान रखना। तुमको क्या बनना है, अर्जुन, कर्ण नहीं। कर्ण बहुत महारथी था, लेकिन वह एंड वक्त पे फेलियर हो जाता था। अर्जुन क्या था कि उससे कम महारथी था, लेकिन वह समय पर उसका उपयोग कर लेता था। तो भाई आपको क्या करना है, महारथी नहीं बनना है, अर्जुन बनना है। कर्ण नहीं बन के अर्जुन बनिए और साधिए, समय को साधिए, समय पे साधिएगा।
क्योंकि आपके पास सब कुछ है, उपलब्ध है, क्योंकि आप CBT 1 क्वालिफाई किए हैं। तो आपको तैयारी करने के लिए भैया क्या चाहिए? जानकारी है, बस टारगेट पे हिट करना है। तो टारगेट पे हिट क्या करना है भाई? कॉन्सेप्ट को, लॉजिक को। कभी भी अपना ये नहीं शो करना कि हम विद्वान हैं, बना ही देंगे, अरे मैथ हमसे छूट जाएगा, ऐसा सोच के करेंगे तो फिर आपको दिक्कत होने वाला है भाई। अब चूंकि रियल फाइट अभी ये होने वाला है, अभी जो आपका जो 7 लाख विद्यार्थी का चयन करेगा, 14% मैंने 50 लाख हुआ है या 55 लाख, उसका 7-7.5 लाख का चयन होना है। तो 7.5 लाख में ही समझिए कि अब सही फाइट वाले विद्यार्थी से आपको मिलना है। तो आप जितना क्वेश्चन सही बनाएंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, है ना। अब देखो, अब यहाँ पे देखो क्या चीज है, बहुत सारे ऐसे आदमी आपको मिलेंगे जो अभी तक एक भी परीक्षा नहीं दिया है ना। बहुत सारे ऐसे टीचर हैं, एक भी परीक्षा नहीं दिया है, कुछ नहीं किया है, लेकिन वो कहेगा ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो। अरे भाई तुमने तो कुछ जाना ही नहीं ना, विद्यार्थी के बीच रहा है ना, विद्यार्थी के साथ रहा है, विद्यार्थी का क्या प्रॉब्लम, तो जानकार आदमी है ही, लेकिन प्रवचन खूब देता है। तो वैसे सलाह से आपको बचना है, वैसे सलाह से हमेशा बचने का प्रयास करिएगा जो एक्सपीरियंस्ड ही नहीं है ना, वैसे आदमी से हमेशा बचना भाई। ये मेरा अपना सोच है, ऐसे आप तो विद्वान आदमी है, जानकार आदमी, आप जानते ही हैं। अब मैथ की तैयारी के लिए भाई अच्छे सलाहकार, अच्छे आदमी से सलाह लेना चाहिए, एक्सपीरियंस्ड आदमी से सलाह लेना चाहिए जो आपको इनहेंस कर दे। और कभी भी दिमाग से ये हटा देना कि हम फ्रस्ट्रेटेड हैं, हमको बहुत बर्डन है, हमको इस बार नहीं होगा तो क्या होगा, ये सब ये हटा देना भाई। हमको ये टारगेट है कि पास करना है, लेकिन ये नहीं क्या होगा सोचना नहीं है। क्या होगा सोचेगा तो काम खराब हो जाएगा। हमको यही सोचना है कि पास करना है, हम पास करेंगे, आगे क्या होगा भगवान पे छोड़ देंगे। नहीं, अब जैसे मान लो कोई मकान बनाया, अभी गंगा जी का बाढ़ आ गया, मकान बाढ़ में चला गया, तो क्या करेगा? मकान नहीं बनाता, उसको क्या पता था कि बाढ़ आएगा कि नहीं आएगा। तो उसी तरह से आगे क्या होने वाला है आपको पता नहीं है भाई, ना हमको पता है। तो आपको क्या करना है कि अभी जो परीक्षा है उसी पर केंद्रित होना है, उसी पे केंद्रित होना है। और जो सलाहकार आदमी है, जिनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, उनके सलाह को इग्नोर करना चाहिए, ठीक है। जो आज तक एक भी परीक्षा नहीं दिया हो, जो पढ़ाया ही नहीं हो, तो क्या जानता है कि मैथ का प्रॉब्लम क्या होगा, रीजनिंग का क्या प्रॉब्लम होगा, जीएस का क्या प्रॉब्लम होगा, है ना। तो मेरा एक कहना है कि सलाह मानिए सबका, लेकिन सोचिए आप अपना। सलाह सुनना है लेकिन सोचना आपको है, करना आपको है, क्योंकि आपको न रिजल्ट लेना है। हम प्रवचन हमको रिजल्ट लेना नहीं, हम तो रिजल्ट देने में सहायक हैं, आपकी सहायता करते हैं, करेंगे कि आप ऐसे करिए, आप रिजल्ट हो जाएगा। जो आपका लेवल मान लो 35 क्वेश्चन में 20-25 क्वेश्चन बनाते हो, लेकिन हमारा प्रयास रहेगा कि भाई मेरे साथ आइएगा तो 2 महीने या जो 1.5 महीने या 2 महीने 3 महीने जो भी हमको समय मिलेगा, उसमें आपका 25 से 30 पर ले आए। जो 30 लाने वाले उनको 32 पे ले आए, जो 32 लाने वाले उनको 34 पे ले आए। तो ये मेरा टारगेट न है। तो हम आपको अपने एक्सपीरियंस के साथ टारगेट देंगे, अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, आपको बताएंगे कैसे मैथ को अप्रोच करना है, कैसे बनाना है। 25 वर्षों का एक्सपीरियंस मेरे साथ है। हम और झा जी हम और झा जी एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं भाई, है ना। एक प्लेटफॉर्म है हम लोग का, आस एजुकेशन सेंटर है, उसी पे आते हैं। तो आपको एकदम मैथ की तैयारी के बारे में 2 ही चीज याद रखना है, कंसेप्ट और कैलकुलेशन। ज्यादा हम नहीं देंगे, और ये 6 चैप्टर ज्यादा से ज्यादा पढ़िएगा। एडवांस मैथ में मेंसुरेशन, ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री, इस पे थोड़ा फोकस करेंगे। अलजेब्रा का क्वेश्चन बहुत आसान पूछता है, अलजेब्रा में भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ज्यादा थोड़ा देख लीजिएगा, है ना। इनइक्वालिटी वाला सवाल देख लीजिएगा, तो ये बना लेना भाई। अब CBT 2 है तो थोड़ा सा लेवल तो हाई रहेगा ही, है ना। तो आपको लेवल मैथ का क्वेश्चन का लेवल भी थोड़ा ज्यादा मिलने वाला है, तो लेवल टाइप का भी सवाल बनाना है। ऐसा नहीं कि अल्लू पल्लू वाला सवाल नहीं बना लेना है, अल्लू पल्लू सवाल तो तुम लोग जानता ही, जानकार आदमी है बनाएगा ही, ठीक है। चलो अब क्या करना है, मैं अपने एक्सपीरियंस को आपके साथ शेयर करूंगा, बताऊंगा पैसे कैसे होना चाहिए भाई, क्या करना चाहिए। तो देखिए, अब तैयारी करना है, तो तैयारी करने के लिए क्या करना चाहिए, मैथ की तैयारी के लिए क्या करना चाहिए, रीजनिंग के लिए, सब तो आपको बताया ही गया है। तो मैथ के लिए मेरा जो अपना सोच है कि कॉन्सेप्ट और कैलकुलेशन पर ध्यान दीजिए, और मैथ का जो 6 चैप्टर है, 7 चैप्टर है, उसको ज्यादा से ज्यादा सवाल बनाइए, आपके लिए उपयोगी रहेगा।
ठीक है भाई। और ये हमेशा ध्यान रखना कि मैं विद्वता शो नहीं करने जा रहा हूं, मैं परीक्षा पास करने जा रहा हूं। हम एक कभी नहीं जानेंगे कि हम मैथ के एक्सपर्ट है तो मैथ का 35 में 35 सवाल बना के आएंगे, नहीं। मैथ में कोशिश करना, मैथ मेरा अच्छा है तो 35 पे नहीं जाकर के 30 भी बने 32 भी बने तो ठीक है, क्या दिक्कत है। अरे आपको क्या करना है कि 80% नंबर लाना है। 80% नंबर आ गया आपकी नौकरी पक्की है, गलती न हो तो 80% नंबर आ जाए तो नौकरी पक्की है, होना है। तो 80% टारगेट है तो हमको इसी अनुसार चलना। 28 से 30 मैथ में स्कोर करना है, 30 प्लस हो जाए तो फिर कोई क्या दिक्कत है, तब तो आप तुक्केबाजी मत करिएगा। हाँ, अगर आपको लगे कि हमारा 75% 70% नंबर आ रहा है, 65% नंबर है, तब तो तुक्केबाजी करिए, ऐसे भी नहीं होना वैसे भी नहीं होना है। लेकिन जब लेवल पार करिए तो तुक्केबाजी मत करना। हाँ, अगर एक नंबर हमको लग रहा है कि हमको 70 पे सिलेक्शन होने वाला है, हमको 68 आ रहा है, तब तुक्केबाजी करना कि भाई नहीं होने वाला, चलो तुक्केबाजी करें। तो जब आपको लगे कि हमको एक क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन से छूट रहा है तो आप वहां पे तुक्केबाजी करेंगे, बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे भी नहीं हुआ नहीं होगा, है ना। तो वहां पे तुक्केबाजी करना। लेकिन जब आपका 70% से ऊपर 75% 80% जब सही बन जाए तो तुक्केबाजी मत करना, नहीं तो नॉर्मलाइजेशन के नाम पर आपका क्या करेगा, ज्यादा नंबर आएगा उसको घटा देगा। इसलिए हमेशा ध्यान रखना भाई। तो हमेशा एरर से बचना है, ये ध्यान रखना है कि जब ज्यादा ये नहीं, गर्दा नहीं उड़ाना, गर्दा उड़ा जाएगा तो तुम्हारा गर्दा उड़ जाएगा। एक विद्यार्थी था, वो आया परीक्षा देकर CBT 1 का, वह कहा कि सर हम 95 क्वेश्चन बना दिए। हम कहे कि भाई 95 क्वेश्चन बना दिया, ये हम बहुत अच्छा बात है, तुम तो गर्दा उड़ा दिया। अब जब CBT 1 का जब अथी आया, कट ऑफ जारी किया रेलवे बोर्ड, तो आया मेरे पास, कहा कि सर हमको तो 52 नंबर आया है। हम कहे तुम तो 95 बनाया था भाई, 52 कैसे आ गया। तो बोला कि इतना गलती हो गया। हम कहे तुम्हारा गलती हो गया इतना ज्यादा कि तुमको तो 52 नंबर आने के बाद भी सिलेक्शन होने का चांसेस कम लग रहा है। नहीं तो गर्दा मत उड़ाना भाई, गर्दा मत उड़ाना, गर्दा को जमीन पर ही रहने देना, और गर्दा को जमीन पर रहने देना, और एकदम अपने कॉन्फिडेंस के साथ काम करना। कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस कभी भी लूज नहीं होना चाहिए। मैथ का यही चीज है, कॉन्फिडेंस लूज नहीं होना चाहिए। यस तो यस, नो तो नो। जानते हैं तो ठीक है, नहीं जानते हैं तो छोड़ देंगे, ठीक है। चलो भाई, आज इतना ही प्रवचन देते हैं, ज्यादा प्रवचन मैं नहीं देता हूं। मैं आपको बता रहा हूं कि मैं क्या कहना चाहता हूं कि भाई आपको ये हमेशा ध्यान रखना है परीक्षा में कि कभी भी घबराना नहीं है, कभी फ्रस्ट्रेशन में नहीं आना चाहिए। जो चैप्टर इंपॉर्टेंट है उस पर ज्यादा फोकस करेंगे। फिलहाल जो जितना समय है सब चैप्टर पढ़ेंगे, सब चैप्टर उस पर ज्यादा फोकस करेंगे, ज्यादा से ज्यादा टाइप ऑफ क्वेश्चन बनाने का प्रयास करेंगे। और क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा तो ऊपर रहना है भाई, तो लेवल वाला ही क्वेश्चन पे ज्यादा फंसेंगे। जहां अब कुछ ऐसा सवाल है, हो सकता है कि रिपीट कर दे, हार्ड क्वेश्चन जो ज्यादा समय लेता है, हार्ड क्वेश्चन से बचना है। हार्ड क्वेश्चन परीक्षा में इसलिए दिया जाता है कि आप उलझ करके जो आसान सवाल है उसको मत बनाइए, यही ध्यान रखना है। इसलिए हार्ड क्वेश्चन बनाने के पीछे मत पड़िए। जैसे सवाल एक पूछ दिया था, पूरा 1 पेज में क्वेश्चन था, एक नल था, 1/12 में भाग, 1/9 भाग, 1/6 भाग, क्वेश्चन पढ़े में 1 मिनट लगेगा। तो सवाल को बनाना नहीं, परीक्षा में इसलिए दिया गया है कि विद्यार्थी उलझ जाए और सवाल नहीं बने, अगला सवाल जो इजी है वो छूट जाए। तो हम लोगों को उलझने से बचना है भाई। पहला एक्सपीरियंस मेरा ही कहता है, उलझने से जो बच गया, ऐसे भी जिंदगी में भी देखिएगा, जो उलझ गया वो फंस गया, और जो नहीं उलझा वो सफल हो गया। तो उलझने से बच जाना है, सफल हो जाइएगा, ठीक है। सफलता का एक मूल मंत्र है कि उलझना नहीं है, बाह्य वातावरण से उलझना नहीं है, बाह्य वातावरण को इग्नोर करना है। मैंने जो नहीं है तो नहीं है, जो जानते हैं जानते हैं, बस इतना ही पे ध्यान रखिए ना, आपका रिजल्ट होना है। आपके पास नॉलेज है, आपके पास सब कुछ है, कर्ण नहीं बनना है, अर्जुन बनना है, ठीक है। कर्ण बहुत महारथी था लेकिन वह सफल नहीं हो, मारा गया। अर्जुन से कम था लेकिन किसके साथ था, विद्वान आदमी के साथ था। अर्जुन, कृष्ण भगवान उसके साथ थे इसलिए वो सफल हो गया। तो आप भी अगर अच्छे आदमी के साथ संपर्क में रहेगा तो सफल हो जाइएगा, और नहीं तो इसे प्रवचन सुनाने वाले के पास जाइएगा तो प्रवचने सुनाएगा, सुनते रह जाइएगा। अभी प्रवचन सुने उसमें तो अच्छा लगेगा, लेकिन बाद में पता चलेगा ला परीक्षो चल गया, क्वेश्चनों नहीं फंसा।
तो प्रवचन सुनने वाले से बचना है भाई। चलिए, थैंक यू भाई।